पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक लगाओ पाठ्यक्रम या सिलेबस। आपके बीएसटीसी के पाठ्यक्रम को मैंने अपनी तरफ से दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो है कि समझने वाला, कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिनको हमें समझना है, और ऐसे कौन से टॉपिक है जिनको हमें रटना है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे। एक टॉपिक है समझने वाले, जिसमें हमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और ऐसे टॉपिक है रटने वाले, जिसमें समझने वाली कोई भी चीज नहीं है, बस आपको उनको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द है, कमल के पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, आपको रटा हुआ होगा तभी भी वो आप सवाल सही कर पाओगे। उसमें याद करने वाली ही बात है, समझने वाली कोई बात नहीं है। तो समझने वाले टॉपिक में आप लिखो, पहला टॉपिक है वर्ण विचार। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बिना और कई टॉपिक है जो इसके बिना नहीं हो सकते। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। दूसरा है संधि, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये संधि, यानी कि व्याकरण 25% इस संधि पर टिकी हुई है। बाद में समास, उसके बाद में है उपसर्ग, उसके बाद में है प्रत्यय, और इसके बाद में एक आते हैं वाक्य विचार। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है जो हमको समझने हैं। इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और रटने वाले टॉपिक है हमारे पर्यायवाची। दूसरा है विलोम शब्द, फिर है युग्म शब्द, फिर है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द मतलब कोई वाक्य दिया होगा आपका और पूछेगा कि इसको एक शब्द में निपटाओ, यानी इस वाक्य के लिए कोई एक शब्द आप बताना चाहते हो तो कौन सा होगा। फिर है हमारे शब्द शुद्धि, फिर है वाक्य शुद्धि। तो बचा टॉपिक और, हाँ, मुहावरे और लोकोक्तियां। और कारक, कारक नहीं है आपके टॉपिक में। ये मत देखो, आपकी मेन सिलेबस देखो, आपकी बीएसटीसी एग्जाम कौन करवा रहा है इस बार है? वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी करा रही है। तो इसमें हिंदी का सिलेबस जारी किया हुआ है। ठीक है, सर्च करना आप, कारक में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, इन टॉपिक में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो पहली बात यह है कि आपको ये टॉपिक रटते हुए होने चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम आपको पता हुआ होना चाहिए कि इनमें से ही सवाल आएंगे। मतलब आपको ये ही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने। मतलब हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें ये मालूम हुआ होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये 3 फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में जरूर रखना है। कितना पढ़ना है मतलब कि हम जो कंपटीशन दे रहे हैं उसका लेवल क्या है, यानी कि अभी सब बारी किए हुए हैं तो बारी लेवल का सवाल आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझको पता है कि मेरा लेवल हाई है, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे आपके, बारी लेवल क्वेश्चन आएंगे। और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है,
वो आप पर डिपेंड करता है कि कैसे पढ़ते हो, आप रट कर पढ़ते हो, समझ कर पढ़ते हो, लिख कर पढ़ते हो, बोल कर पढ़ते हो, वो आप पर डिपेंड है। और कहाँ से पढ़ना है ये भी मैन है। कहाँ से पढ़ना है मतलब कि आपके पास गाइड कौन सी है, किताब कौन सी है, कौन सा ऐसा सोर्स है जो आपको अच्छा लगता है और उसे पढ़कर आप अच्छे से याद या समझ पाते हो। तो हिंदी के लिए आपके पास कौन सी गाइड है अभी? लक्ष्य। लक्ष्य ठीक है। और एक किताब आती है नवीन हिंदी व्याकरण, पता है आपको? जो 9वीं 10वीं 11वीं कक्षाओं में लगती है। बहुत ही सरल भाषा है, हो सके तो आप वो ले आना। लक्ष्य में भी अच्छा कंटेंट है, लेकिन लक्ष्य में मटेरियल बहुत ज्यादा है। एक टॉपिक 10-20 पन्नों में आपका होता है उसमें, लेकिन हिंदी व्याकरण में उसमें बहुत ही सरल भाषा में आपके लेवल की है। जो पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं उसको जरूर लेके आए, ठीक है? ये हमारे टॉपिक है, इनको पढ़ेंगे कम से कम 25-30 क्लासों में हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है? इसके अलावा घर जाकर आपको कम से कम हर रोज 2 घंटे हिंदी पढ़नी है, अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन सही करना चाहते थे। कम से कम 2 घंटे, ज्यादा नहीं। 2 घंटे पढ़ लोगे, घर जाकर 1.5 महीनों में आप आराम से 30 में से 25 सवाल सही कर लोगे। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? वर्ण विचार। हेडिंग लगाओ, वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसमें हम समझेंगे कि वर्ण क्या होता है, भाषा के क्षेत्र में वर्णों का क्या योगदान है। अब बताओ मेरे को कि भाषा क्या है, कोई बताएगा? कि हम भाषा, हिंदी एक भाषा है, लेकिन भाषा का मूल अर्थ क्या होता है? हम इसको भाषा ही क्यों कहते हैं? हिंदी को, हिंदी अंग्रेजी को, हम गणित को भाषा क्यों नहीं कहते? साइंस को भाषा क्यों नहीं कहते? बताओ। हाँ, भाषा वह माध्यम होती है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान या विनिमय कर लेते हैं, यानी अपनी बात दूसरों को बता लेते हैं और दूसरों की बात आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है? तो आप लिखो, लिखो भाषा। भाषा की परिभाषा लिख दो आप। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान या विनिमय, विनिमय विनिमय का मतलब ही होता है आदान प्रदान, ठीक है? विनिमय करते हैं, ठीक है? ये परिभाषा आपको मतलब ध्यान रखने के लिए, सवाल ये नहीं आएगा कि भाषा क्या है, ठीक है? आपको ध्यान होना चाहिए कि भाषा है क्या। अब लिखो आप, भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, और वाक्यों का निर्माण, और वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है। वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है, और शब्दों का निर्माण, और शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है, यानी हमको ये समझना है कि भाषा बनती है वाक्य से। वाक्य बनते हैं सार्थक शब्दों से। सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। हमने 5-6 वर्ण मिला लिए और एक शब्द बना दिया जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो शब्द नहीं कहा जा सकता।
यानी सार्थक शब्द, और सार्थक शब्द का निर्माण होता है वर्णों से। लिखो आप वर्ण, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे वर्ण कहलाते हैं, वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि देखो, हम एक उदाहरण लेते हैं, राम। अब बताओ राम क्या है? राम है कहीं वर्ण है, शब्द एक वाक्य है, शब्द है, ठीक है। अब राम के टुकड़े करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? पहले एक बार ये कर दो, रा अलग कर दो और माँ अलग करते हैं। अब बताओ इस रा के टुकड़े हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कैसे हो सकते हैं बताओ? रा प्लस, सही है, हाँ, रा हलंत है। हलंत का मतलब ये है कि इसके साथ में कोई भी स्वर यानी मात्रा जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। अब बताओ इस माँ के, अब बताओ ये सही है, ये तो सही हो गया। अब इसका क्या होगा? वाह हलंत साथ में आ। अब बताओ मेरे को कि आप इस रा के टुकड़े कर सकते हो, इस माँ के टुकड़े कर सकते हो, आ के टुकड़े कर सकते हो, इस आ के टुकड़े कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गए? वर्ण हो गए, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, वे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और वर्ण क्या होती है? लिखित इकाई होती है, भाषा की लिखित इकाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसा प्रश्न पूछूं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकता और उसका उच्चारण मौखिक रूप से होता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? है? आप उसे ध्वनि कहोगे? ध्वनि। वर्ण होता है लिखित में और ध्वनि होती है मौखिक में। ये परिभाषा आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है, लेकिन आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ गए आप? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, इसके खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब लिखो आप वर्ण। हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। बताओ कौन कौन से? बारी माया तो तुम याद हो, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे स्वर, ठीक है। फिर आगे स्वर अंडरलाइन करो और लिखो, इसकी परिभाषा लिखेंगे हम स्वर की। वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनका, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय उधर से उठी हुई वायु, उधर मतलब समझो, उधर मतलब पेट, पेट का पर्यायवाची शब्द है उधर। उधर से उठी हुई वायु मुख द्वार से, मुख द्वार से, मुख द्वार से निर्बाध रूप से, निर्बाध, निर्बाध
निर्बाध मतलब बिना रोक टोक, बिना कोई उलझन आए हुए निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। वे स्वर कहलाते हैं। आपके क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आ सकता है, परिभाषा आ गई और उन्हें क्या कहते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं। कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय उधर से उठी हुई वायु निर्बाध बिना रोक टोक के मुख द्वार से निकलती हैं, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। कितने हुए? 11 हुए? पक्की 11 हुए? हाथ मिटे नहीं इस बार, हाथ नहीं मिटे। हाँ, अच्छा ही। अब बताओ 11 हुए? 11 हुए? हैं? 11 हुए? ठीक है। हम बालक लिखते हैं तो भी अंग और अहा लिखते हैं, लेकिन ये स्वर की गिनती में नहीं आते। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। 3 तो ये ऑप्शन आएंगे और एक ये आएगा, इन दोनों में से। ठीक है, ऐसा बिल्कुल आता है। तो ध्यान रखना कि अंग और आ है वो स्वर नहीं होते। तो 11 है, वो आप लिखो। आ ई ई, उ वी ए आई ओ और औ। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, पिछली बार बीएसटीसी में एक क्वेश्चन आया था, 3 ये आए थे और एक ही आया था। इनमें से कौन सा स्वर नहीं? तो आपके क्वेश्चन बहुत ही सरल आएंगे, इसलिए मेरिट हाई रहती है। पिछली बार मेरिट कितने की है पता है आपको? ओबीसी की 430 प्लस। इन्होंने 430 से ज्यादा नंबर लाए थे, उनको कॉलेज मिली थी ओबीसी में। तो आपको कम से कम 450 नंबर लाने पड़ेंगे इस बार। ढंग से पढ़ोगे तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। परिणाम चाहे कुछ भी रहो, लेकिन जर्नी है, यात्रा है, जो तैयारी कर रहे हैं वो समय शानदार होना चाहिए। ठीक है, अब आप नोट लगाओ, नोट लगा के लिखो। लिखो आप, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का एक आगत स्वर है। आगत स्वर है, यानी कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से एक स्वर आया हुआ है, जिनका उपयोग हम हिंदी अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखने में करते हैं। हमने क्या लगा, हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से आया हुआ एक आगत स्वर है, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को, जिसका प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखने में करते हैं। और वो कौन सा है? ओ, ये है ओ। ये मतलब आगत मतलब आया हुआ है, इसका मतलब है आया हुआ, यानी कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में एक स्वर आया है, जो है ओ। अब बताओ कि ओ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, मतलब ओ से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं जिसमें ओ का स्वर का प्रयोग होता है? हाँ, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते हैं ना, उसमें प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ये थोड़ी लिखा हुआ,
ऐसे नहीं लिखते, हम हॉस्पिटल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल, डॉक्टर, एक बड़े शब्द बताओ भाई है, हॉस्टल, सही है। ठीक है, ध्यान डाल दो। और आगत स्वर है, क्वेश्चन आ जाओ निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन सा है। आगत मतलब हिंदी भाषा में दूसरी भाषा से आया हुआ स्वर। ठीक है, एक और लिखो आप, नोट लगा के 2 नंबर। ठीक है, ये री तो हमारे हिंदी भाषा में स्वर है, लेकिन इसका दीर्घ यानी बड़ा रूप होता है री, यानी इसमें नीचे 2 मात्रा आती हैं, इसमें एक। ठीक है, इसका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता, लेकिन इसकी मात्रा का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, देखो आप, री का दीर्घ रूप, री का दीर्घ रूप री होता है, यानी ये री है और इसका दीर्घ रूप होगा ये री। ठीक है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में केवल इसकी मात्रा ही, हिंदी भाषा में केवल इसकी मात्रा ही प्रयुक्त होती है, यानी रेयर शब्द होते हैं जिसमें ये वी का प्रयोग होता है केवल मात्रा में, बाकी इसको हम हिंदी में नहीं मानते स्वर में। ठीक है, केवल मात्रा में होता है। ये तो आपको याद रखना है कि आगत स्वर कौन सा है, वो जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, और ये री यानी दीर्घ री, इसकी केवल मात्रा का प्रयोग होता है, ये स्वर हिंदी में काउंट नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखो आप, 2 लाइन छोड़ के लिखो। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, जिनका वर्गीकरण हिंदी भाषा में ग्यारह स्वर होते हैं, जिनका वर्गीकरण निम्न है, जिनका वर्गीकरण निम्न है, मतलब कि जो ये 11 स्वर है उनको भी हम बांट सकते हैं, उनको भी व्याकरण में बांटा गया है। ठीक है, तो पहले लिखो आप, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। इस टॉपिक में से एक सवाल आया था और आपके पिछले बीएसटी एग्जाम में। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। देखो आप, उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कौन सा, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा। ठीक है, ह्रस्व स्वर, इसमें आप आगे लिखो, जिनके, ह्रस्व स्वर में लिखो, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और इन्हें, और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि कौन से स्वर हैं जो ह्रस्व या मूल स्वर हो सकते हैं। ठीक है, हम देख बताओ, पहले कौन सा, हाँ, फिर छोटी ई। ठीक है,
छोटा ऊ बड़े छोटा ए, अच्छा री, तो छोटा ए बचे बाद में छोटा ऊ है, ये चार ही है, ठीक है। इन चार को ही हम ऋस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं, ध्यान रखना, चार ही है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा ऋस्व स्वर नहीं है, या ऋस्व स्वर कितने होते हैं, ठीक है, चार होते हैं और चार ये है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आप कैसे आएंगे, ठीक है। बाद में देखो आप दीर्घ स्वर, उच्चारण के आधार पर पहला भेद है ऋस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। लिखो आप इसमें, जिनके उच्चारण में ऋस्व स्वरों, जिनके उच्चारण में ऋस्व स्वरों, जिनके उच्चारण में ऋस्व स्वरों की तुलना में ऋस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है। दुगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब बताओ दीर्घ स्वर की तरह ही अश्व चार हो गया तो नर कितना बचिया, सात बचिया, सातों के साथ क्या है, दीर्घ स्वर है। पहला कौन सा आएगा, आ, फिर ई, उ, वी, वी आई कौन ए, इन बड़ा ए नहीं कहना, ए ही कहना, ठीक है, बोले टाबर थोड़ी हो, क्या बड़ा बड़ा ई, ठीक है। ए और ए, इसको ओ और इसको औ, इन्हीं बड़ा औ नहीं कहना, औ, सात हो गए, ठीक है। अब इन सातों को भी दो भागों में बांटा गया है, इन सातों को भी दो भागों में बांटा गया है। तो नीचे लिखो आप, दीर्घ स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संधि स्वर, संधि स्वर, संधि स्वर, या इसको बोलते हैं हम सजातीय स्वर, संधि स्वर या से जातीय स्वर। अब बताओ सहजातीय शब्द आया हुआ है, तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। सहजातीय मतलब एक जात रहा, अपोल जात नहीं, ये वर्णल जात, ठीक है। जैसे कि आ के साथ में आ जुड़ा तो क्या बन गया, आ, यानी दोनों एक जात के हैं, ठीक है, तो इनको बोलेंगे सहजातीय। इसी तरह ई के साथ में ई जुड़ी तो क्या बन गई, बड़ी ई। इसके साथ में ऊ के साथ में ऊ जुड़ा तो बड़ा ऊ, यानी कि ये तीन स्वर है, तो कौन से हैं, संधि या सहजातीय स्वर, यानी इनका मेल खुद के जैसे ही स्वर के साथ मिलने से हुआ है, ठीक है, समझ आई। संधि सहजातीय यानी कि खुद जात हाथे बढ़िया जनो दीर्घ बढ़िया, ध्यान रखो। उसके बाद में लिखो आप संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब बताओ इन्हें कहते सहजातीय है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सहजातीय उल्टा वही है, बताओ विजातीय, यानी कि इसमें ऐसे स्वर जुड़ेंगे जिनकी जात, जिनका धर्म एक नहीं होगा, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर।
ठीक है। वी जाति में पहला कौन सा आ जाएगा? ए। अब बताओ ए का निर्माण कैसे हुआ है? सोचो। हिंदी पहले किसने पढ़ी है? लाल साल को मत हटे। इन क्लास में हो तो कोई नहीं तो ठीक है, कोई बात। देखो, आ के साथ में ई मिलती है तब ए बनता है, ध्यान रखना आप। आ के साथ में ई मिलती है तब ए बनता है। एक तरह से संधि भी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में ए का निर्माण कैसे हुआ है? आ प्लस बड़ी आ प्लस ए, ठीक है। आ प्लस ए। इसके बाद में है ओ, आ प्लस ओ, तो बना ओ। इसके बाद में है औ, आ के साथ में ओ बना तो बना औ, ठीक है। ध्यान रखो, दीर्घ स्वर में भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है संधि सजातीय स्वर, इसमें आ, ई और उ आते हैं। उसके बाद में संयुक्त स्वर यानी बी जातीय स्वर, इसमें ए, ऐ, ओ और औ आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा विभाजन स्वरों का, ठीक है। इसके बाद में नोट लगा के लिखो आप, नोट लगाओ। अब लिखो ये बात, अंग और आ की गिनती अंग और आ की गिनती न तो स्वरों में होती है और ना व्यंजन में और ना व्यंजनों में। इसलिए इन्हें अयुग्म वर्ण कहते हैं, ठीक है। शब्द आ जाए अयुग्म स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अंग और आ, ठीक है। और इनका उच्चारण करने में सदैव आ की सहायता लगती है, आ की सहायता लगती है या आ की मदद लेनी पड़ती है। इसीलिए इनको अयुग्म कहते हैं कि अ के साथ में योग होता है तभी ये बहते हैं, अयुग्म, ठीक है। तो ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, ये खुद में अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अयोग वहा। ध्यान रखो, किस बार बार आएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर या कौन सा वर्ण अयोग हुआ है? तो अंग और अह। दूसरा लिखो आप, एक दो लाइन और लिख दो, ये बाद में समझेंगे, आप लिखनी है। देखो, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण, अल्प प्राण, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। नीचे लाइन में लिखो आप, सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं, घोष या सघोष होते हैं। ये दो लाइनें हम संधि पढ़ेंगे ना, उस समय काम आएगी, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि सभी स्वर का ही वे अल्प प्राण हुए और सभी स्वर सघोष होते हैं।
ठीक है। लगभग अगर स्वर में क्वेश्चन आए नहीं तो इतने मटेरियल तो क्वेश्चन आ जाए, एक पेज तो लिखे हो इमेज क्वेश्चन आए स्वर आए तो इनो बार नहीं जावे तो स्वर तो याद नहीं जागना है। स्वर कितना हुए 11 हुए, स्वर कितना भेद हुए, कितने भेद होते स्वर के? दो। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। दीर्घ में कौन कौन से होते हैं? शेष 7 है वो, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। दीर्घ को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? संधि और संयुक्त। संधि में स जाती है और याद रखो स जाती है मतलब दोनों आगे जड़ा हुई, ठीक है। वी जाते हैं मतलब दोनों अलग अलग हुई। वी जाते में आप ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कई बार ये पूछते हैं कि आ का निर्माण हुआ है, ए का निर्माण हुआ है, ओ का निर्माण हुआ है, औ का निर्माण हुआ है। लिस्ट में ये आपके ऑप्शन में ये सारे आएंगे, ठीक है। तो आपको जरूर याद रखना है, किस आता है बार बार कि आ का निर्माण 3 स्वरों के मेल से हुआ है, आ और ई का, ए का, आ और ए का, ओ का, आ और ओ का, और ओ का, ऊ का, और बड़ा ओ यानी औ का निर्माण हुआ है आ और ओ से, ठीक है। स्वर में हम कितनी डाउट है तो बोलो कि स्वर टॉपिक में कितनी डाउट है कि सर वो पढ़ाओ मेरे को या फिर मन भला पढ़ाओ कि नहीं है? टाइम टाइम भी तो पूछ रहे, टाइम पढ़ा नहीं तो अगले लगाओ व्यंजन, तो व्यंजन नहीं बदलाओ। व्यंजन ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, व्याकरण शुरू इससे होती है, ठीक है। व्यंजन लिखो आप, व्यंजन की परिभाषा लिखो। लिखो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उधर से निकली वायु, उधर से किधर से? हाँ पेट से, ठीक है। उधर से निकली वायु मुख्य विवर या मुख्य द्वार के उच्चारण अवयवों, उच्चारण उच्चारण अवयवों, अवयवों से बाधित होती है, अवयवों से बाधित होती हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कि हम जब स्वर बोलते हैं तो बीच में कोई रोक टोक नहीं आती है, ठीक है। लेकिन व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो पेट से वायु निकलेगी तो कई फंक्शन लगड़ाते हैं, कंटन तालु दोतन वोट, ये वो टकरानी इस बार निकली और इसे टकराएगी तभी किसी व्यंजन का उच्चारण होगा। अब ट्रेन ले लो, अब टा बोलो, टा कट लागे जीप, तांदुल लागे, ई बोलो, कोई टकराव हुआ इसमें? कोई टकराव नहीं हुआ। तो यही भेद है कि स्वर बोलते हैं तो एकदम रास्ता साफ दिया करे, पेट में हवा निकले सीधी मुख बारे डायरेक्ट, लेकिन व्यंजन बोलते समय कुछ न कुछ अवयव यानी कि हमारे मुख्य विवर के भाग है उनसे वायु टकराती है तभी उनका उच्चारण हो पाता है, ठीक है। अब लिखो आप व्यंजन वर्णों, एक लाइन छोड़ के लिखो, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योगदान रहता है, स्वरों का योगदान रहता है। अर्थात 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 प्रत्येक व्यंजन वर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ण अ, प्रत्येक व्यंजन वर्ण
आ के सहयोग से, वर्ण आ के सहयोग से उच्चारित होता है, उच्चारित होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ठीक है, स्वर को बोलने में, सॉरी व्यंजन को बोलने में हमेशा स्वर की हेल्प लगती है, और लगभग वो कौन सा स्वर होता है, अ होता है। ठीक है, जैसे कि हम माँ लिखते हैं तो माँ के साथ में आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे हम रतन लिखो, है रा व्यंजन, लेकिन आ का हमेशा इसमें सहयोग रहता है। तो ध्यान रखना कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण में आ की मदद लिखती है। आगे लिखो आप, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से व्यंजन, मुख्य रूप से व्यंजनों, मुख्य रूप से मुख्य रूप से व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया है। किसी को पता है तीन भाग कौन कौन से हैं? सही है, स्पर्श है, और स्पर्श, अंतस्थ, और संयुक्त नहीं, उसमें। ठीक है, पहला कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब मेरे को बताओ कि आप में से कितनों को का से लेकर ज्ञा से गानी बाबा तक पूरी की पूरी वर्णमाला आती है? हाथ खड़ा करो कि मन पूरी आवे। अरे भूल जाओ, कोई बात नहीं, टाइम का सब बढ़िया। किन किन दावती वेला है, नहीं आवे? ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है, संधि में, समास में, सब जगह बहुत जरूरी है। हम पाते एक बार पहली वाली स्टडी था, पाती पढ़नी पड़ी, पहले जी बर्तन का अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार याद कर लीजिए पाता। ठीक है, तो आप लोगों, आप स्पर्श व्यंजन, तो मैंने भी बार की थी तो सब भूल गया था। ठीक है, तो रटना बढ़िया। हिंदी अपन सरल तो लागे, सरल ही है, लेकिन आप मनोवैज्ञानिक सोचा है कि कहीं कहीं पढ़ो हिंदी में, हिंदी तो ये कर लेवा। ठीक है, अपन मतलब मानसिक सोचेड़ी होगी, हिंदी में कहीं पढ़ो, मैथ में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, लेकिन हिंदी को भी पढ़ना पड़ता है, तभी हम अच्छे नंबर ला पाते हैं। ठीक है, जब हिंदी में मास्टर बन गया, देखो हिंदी में क्या रहा, बारी बचन है आर्ट्स ली। ठीक है, बारी में गवर्नमेंट स्कूल करी, बारी 2015 में करी। ठीक है, परसेंटेज बढ़िया 76, 76% बढ़िया, परसेंटेज ढंगरा होता उन टाइम। ठीक है, हमें तो पाप में घटोड़ा पूरा, लेकिन उन टाइम 76% ही बहुत बढ़िया मानता। ठीक है, 76% बढ़िया कि सब कह के साइंस ले। ठीक है, लेकिन मैं ली आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स वाला थोड़ा हीन दृष्टि में देखा जाएगा समाज में, तो आर्ट्स का ली है। अब उठे तो साइंस लेवे, मैथ लेवे नहीं, उन्हें अलग कैटेगरी अगर आर्ट्स वाला अलग कैटेगरी डाल दे, ये पढ़े कौन सा जन आर्ट्स लिए। ठीक है, लेकिन मेन पढ़ाई होती है वो 12वीं के बाद शुरू होती है, ध्यान रखना। ठीक है, 12वीं तक तो स्कूली लाइफ थी, उस समय हम पढ़ते थे कहीं कि कक्षा में पहला स्थान लाना है, चित्र ऊपर, ऐसी ऊपर बढ़ाना है, नब्बे ऊपर बढ़ाना है। लेकिन 12वीं बाद की पढ़ाई होती है जिंदगी के लिए, कि हम कितना पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ेगी आगे का भविष्य हमारा सिक्योर रहे। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सीरियस लीजिए तो आप। ठीक है, हिंदी नहीं सीरियस लेना है, इंग्लिश नहीं सीरियस लेना है, आप किन्हीं भी तैयारी करो नहीं, उन्हें भी सीरियस ही लेना है। ठीक है, तो लिखो स्पर्श व्यंजन, लिखो आप, तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा,
दंत, दंत आदि स्थानों के, आदि स्थानों के स्पर्श से होता है, आदि स्थानों के स्पर्श से होता है। ठीक है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए इनको स्पर्श कहते हैं। स्पर्श मतलब टच किया करें, टच ने हिंदी में स्पर्श क्या है, ठीक है। अब ठीक है, आप लिख दिया आपने। इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। अब बताओ 25 कौन कौन सी होगी? का से लेकर माँ, का दियो माँ अवसाना स्पर्श। रीट केर के आगे संस्कृत पढ़ने बैठ उन टाइम थे 5 संस्कृत बैठ दसिन छोरुड़ी 5 रीट तैयारी कह रहा हूँ संस्कृत बैठ उन टाइम सन्नाटा सूत्र याद करना बैठ। का दियो माँ अवसाना स्पर्श, यानी का से उदय होकर माँ से माँ तक अवसान होता है, उनको हम स्पर्श कहते हैं। ठीक है, देखो इनकी संख्या 25 होती है और इनमें 5 वर्गों को लिया जाता है। 5 वर्गों को, यानी एक वर्ग में हमेशा 5 व्यंजन होते हैं। 5 वर्गों को लिया जाता है। तो पहला है हमारा क वर्ग। अब बताओ क वर्ग में 5 कौन कौन से व्यंजन है हमारे? क, ख, घ, गन, पचे ड़ अड़े कहीं पूछण कहीं बता मन अड़े तो है कौन बनता है? मैं स्कूल टाबर में पढ़ा हूं, अड़े तो नहीं पढ़ा है। कहीं बताओ क ख ग घ अंग कहीं है? हाँ, ओ भाई हमारे स्कूल में गलत पढ़ी हो, थे गलत बढ़िया, लेकिन थे मास्टर बन जाओ तो बस गलत मत पढ़े जाओ। ठीक है, कहीं बढ़ाना है अंग। ठीक है, क ख ग घ अंग। इसके बाद में आता है कौन सा वर्ग? च वर्ग। अब च वर्ग में कौन कौन सी व्यंजन आएंगे? च, छ, ज, जन, बचे या ऐसे कह रहे। ठीक है, इसके बाद में कौन सा वर्ग? ट वर्ग। ट वर्ग, ट बाद में ठ, ट, ठ, डबल डबल ड से डमरू बनाया करे, ड और ण। इसके बाद में आता है त वर्ग। त, थ, त थ द ध न, त थ द ध और न। इसके बाद में आता है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ऐसा याद करना है वापस। घनी बार तो अड़क प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क वर्ग का सही क्रम है अथवा बता दो, लेकिन मिस्टेक अगर ये माया करने को क्वेश्चन आ जाए त वर्ग का सही क्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा आपके च छ नहीं ट ठ डबल आ जाए, ड बाद में आ जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया करे बिल्कुल आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्रम याद रखने हैं। और ये पांचों ही वर्ग है किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। किस में आते हैं? आगे लिखो आप अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इसमें 4 ही है, कोई परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, य र ल व, देखो य र ल व, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। अंतस्थ को क्यों बोलते हैं? इसकी एक पीछे वजह है कि मतलब स्वरों को बोलते हैं उस समय तो पूरा मार्ग खुला रहता है, और जब व्यंजन को बोलते हैं
तो कुछ ना कुछ अवरोध आता है। लेकिन इनको बोलते समय ना तो गला पूरा खुला रहता है और ना पूरा अवरोध आता है। मतलब हमारे जो मुख विवर के अवयव है वो आपस में सटे हुए होते हैं, मतलब गढ़ी का निर्माण करते हैं। यानी स्वर में तो पूरा खुला, लेकिन व्यंजन में अवरोध आता है। लेकिन अंतस्थ को बोलते समय ये अवयव है कि आपस में सट जाते हैं, यानी बहुत नजदीक आ जाते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ यानी बहुत ही पास में। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? बहुत ही पास में व्यंजन बोलते हैं। आगे लिखो आप, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म उष्म बड़ो हुआ उष्म व्यंजन। हम बताओ लड़के के बच्चे यहाँ पर स स ह। अपने आप लिखो, पहला सा कौन सा आएगा, फिर हा कब आएगा। लिखो 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 लिखो, कोई बात गड़बड़ से होती। हम दोनों स्कूल आज है बोल थाना में घर जान के ठोक। गलती करो कोई बात नहीं, गलती करोगे आप तभी सीखोगे। सही सही है। हाँ लिखो लिखो, देख लिखे हम अपने मर्जी से लिखो थोड़ा। हम तो बाहर ही कर लिए बीच करना लाओ, टीचर बनना लाओ, तो ही तैयार करो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, सड़क वाला। ठीक है, उसके बाद में षटकोण वाला, सड़क वाला, षटकोण वाला और सलजम वाला। इसके बाद में ह। ठीक है, भड़क को नहीं मत है कि नहीं और नहीं मैं लिखे जब लिखो बताओ। अच्छा ये सबसे पहले आएगा, इसके बाद में, इसके बाद में ये। ठीक है, अब बताओ कि जगह माने कि वो पहले नंबर वाला है वो सही है, मैं बताया सही वही बताओ कौन है? कोई नहीं है। और जो ये मानता है कि ये सही है कर्म, कन्फ्यूजन है, वही सही नहीं वैसे नहीं है, और सही है। ठीक है, जो सेकंड नंबर है ये सही है। ध्यान रखना, ये क्रम याद कर लेना किस आता है। ठीक है, उसमें व्यंजनों का सही क्रम है। इसमें ये ऑप्शन भी आएगा, ये ऑप्शन भी आएगा, और कहीं पर ये भी आगे आएगा। ठीक है, तो क्रम याद कर लीजिए। ठीक है, लगभग बिना पढ़े हुए लोग ना वो इस को सबसे पहले लाते हैं। ठीक है, जब हम पूछ ले शाह पहला क्यों आए, कभी किताब नहीं देखी वैकेंसी तो भाई इसके क्यों शाह पहला आए। लेकिन ये क्रम एकदम सही है, तो याद करना। ठीक है, उसमें व्यंजनों का सही क्रम एकदम याद होना चाहिए आपको, और स्पर्श व्यंजनों का सही क्रम याद होना चाहिए। बाकी यर लव ये तो रटा हुआ है सबकी। ठीक है, अगली कितनी क्लास है? हिस्ट्री है? अच्छा रीजनिंग अमित जी पढ़ा है। अच्छा ठीक, इसके बाद में यहाँ पर लगा हुआ टॉपिक उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। हमने आज क्या पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा। इस वर्ण कहीं में वर्ण रखिता भेद में, स्वर कहीं में स्वर रखिता भेद में, स्वर में कहीं कहीं आवे, वर्ण में कहीं कहीं आवे। आगे अब पढ़ा कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का भेद, यानी कौन सा स्वर या कौन सा व्यंजन है उसको बोलते समय कौन सा मुख विवर का अवयव काम में आता है। कौन से वर्ण को बोलने में होठ काम आते हैं, कौन से वर्ण को बोलने में दांत काम आते हैं, कौन से वर्ण बोलने में तालु काम आता है, या कौन से में मूर्धा काम आता है। ये आप हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये किताब तय कर लो कि मैंने हिंदी आज किताब पढ़नी है, और भाई किताब पढ़नी है, दूसरी किताब मत पढ़ जाओ। एक किताब तय कर लो कि मेरे को यही पढ़नी है बस, इसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी है। उस किताब को बार बार रटो। ठीक है,
रटने वाले 3 चीज मैंने बताई थी, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, उसको आपको हर रोज पढ़ो। यानी ऐसा तय कर लो कि आज मेरे को 10 विलोम शब्द पढ़ने हैं, 10 पर्यायवाची पढ़ने हैं, 10 युग्म शब्द पढ़ने हैं, ठीक है, हर रोज पढ़ने हैं। मान लो कि टोटल 100 हमारे पर्यायवाची है, हर रोज आप 10 पढ़ते हो, 10 दिन में एक बार उसका सिलेबस कंप्लीट होता है, 10 दिन के बाद वापस शुरू कर दो। इस तरह आपके लगभग 1.5 महीना एग्जाम बाकी है, तो आप 3 बार पर्यायवाची विलोम शब्दों को पढ़ लोगे। और ये आपको आज सही करना है, क्योंकि एक दिन में हम पर्यायवाची नहीं पढ़ सकते, ना विलोम शब्द पढ़ सकते हैं, ना युग्म शब्द पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको हर रोज पढ़ना होगा, ठीक है। जो रटने वाली चीजें मैंने बताई थी उनको हर रोज पढ़ो आप, तभी पार होगा, ठीक है। उसके लिए समझने वाली चीज नहीं है, तय कर लो कि हर रोज 5 विलोम शब्द, 5 पर्यायवाची, 10 विलोम शब्द, 10 युग्म शब्द, 10 मुहावरे ये पढ़ने हैं। बाकी संधि ये वाले जो समझने वाली चीज है, मैं पढ़ाऊं या गाइड में से पढ़ते रहना, ठीक है। सर होगी क्लास पूरी? और वर्णों में से डाउट है तो कहीं पूछो, मैंने कैसे थे गलत बताया हो।